गुड इवनिंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आपका आज भौतिक भूगोल पेपर अच्छा हुआ होगा। इसी क्रम में आज एशिया का भूगोल परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली यूनिट की, यूनिट वन। यूनिट वन में हम सबसे पहला जो प्रश्न आपका आ सकता है वो आएगा एशिया की स्थिति एवं विस्तार के बारे में। मतलब कि जिसे अंग्रेजी में हम लोकेशन एक्सटेंट कहते हैं। तो इसमें हमें एशिया के का जो थोड़ा एक छोटा सा परिचय देना होगा। उसकी स्थिति कितनी है, उसको अक्षांश और देशांतर में कितनी स्थिति है, उसका विस्तार कितना है, वो कहाँ मौजूद है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। खैर ये सब तो हमने क्लास में पढ़ा ही है। तो ये इसका पहला टॉपिक है। इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, क्योंकि ये पहला ही टॉपिक है और पहले टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आज भी आपने देखा भौतिक भूगोल पे पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसमें कि पूछा गया कि भौतिक भूगोल आखिर क्या होता है, आपको उसके बारे में बताना था। तो इसी क्रम में इसका दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो एशिया का उच्चावच, मतलब कि उच्चावचीय जो क्षेत्र हैं एशिया के, वो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि एशिया को हम उच्चावच मैंने आपको बताया था कि जिसको हम अंग्रेजी में रिलीफ कहते हैं, या फिर जिसमें कि हम किसी भी जगह की समुद्र तल से ऊंचाई के माध्यम से उसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो उस तरह से उच्चावच का भी आपको पढ़ना होगा। तो एशिया के जो मुख्य उच्चावच हैं उनको 4 या 5 भागों में, वैसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है। तो ये आपने पढ़ ही लिया होगा। खैर, तो इसमें एक तो हमारा बिल्कुल बीच में जो सेंट्रल माउंटेन रीजन्स है, मतलब मध्यवर्ती पर्वत और पठारीय क्रम है। फिर उसके बाद जो नदियों के विशाल मैदान हैं जो कि चीन वगैरह में आते हैं। फिर उसके बाद दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार है, उत्तर की निचली भूमि है, और फिर उसके बाद द्वीप समूह मालाएँ हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एशिया का उच्चावच। अगर मान लीजिए एशिया के उच्चावच पूरा क्वेश्चन नहीं आता तो शॉर्ट क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है। इसमें से किसी के बारे में भी आ सकता है। मान लीजिए द्वीप समूह मालाओं के बारे में आ गया, ठीक है, या फिर नदियों के विशाल मैदान के बारे में आ गया। तो इसलिए ये टॉपिक आपका होना चाहिए। तो अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो अपने आप आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। उसके बाद एशिया का अफवाह तंत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एशिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं, अफवाह तंत्र से हमारा क्या मतलब है कि कौन कौन सी मुख्य नदियाँ एशिया में पाई जाती हैं। और तो इस अच्छा, एशिया में आपको ध्यान ये भी देना है कि इसमें भारत वैसे एशिया के अंतर्गत आता है, लेकिन जो हम पढ़ते हैं उसमें हम भारत का अध्ययन मुख्य रूप से नहीं करते हैं। तो एशिया की जो अफवाह प्रणाली है उसमें मुख्य रूप से एक तो प्रशांत महासागर की में जो नदियाँ जाती हैं, प्रशांत सागर महासागर की अफवाह प्रणाली, जैसे हुआंगो नदी है, सीकियांग है। तो ये सब नदियाँ एक तो प्रशांत महासागर में जाती है। फिर हिंद महासागर में कौन कौन सी जाती हैं, आर्कटिक महासागर में कौन सी जाती हैं, और भूमध्य सागर में भी कुछ जाती हैं। तो ये सब हमको देखना है। हाँ, और एक आंतरिक अफवाह प्रणाली भी है, जो कि मतलब बड़ी बड़ी झील बना करके जो नदियाँ ख़त्म हो जाती है। तो ये मुख्य रूप में हमारे मध्य एशिया में पाई जाती हैं, ठीक है। जो ये अमूर नदियाँ हैं, अमूर दरिया, ये सारी जो दरिया हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आपका एशिया की जलवायु। तो एशिया की जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एशिया में किस प्रकार की जलवायु मिलती है। तो हमने देखा है जैसे पूरी विश्व में के अलग अलग जलवायु क्षेत्र होते हैं। तो लगभग विश्व के जितने भी जलवायु क्षेत्र होते हैं वो एशिया में पाए जाते हैं। तो ये आप थोड़ा डिटेल में देख लीजिएगा। उसके बाद एशिया के प्राकृतिक प्रदेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आ सकता है आपका, एशिया के प्राकृतिक प्रदेश। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि एशिया के प्राकृतिक आपने प्रदेश पढ़ गए तो उसका पार्ट आपको एशिया के उच्चावच में नहीं मिलेगा। तो अगर आप बेसिक एशिया का अध्ययन करते हैं तो उसी में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एशिया के प्राकृतिक प्रदेश अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें से कुछ छोटे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। तो ये बात हुई पहली यूनिट की। तो पहली यूनिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी ज़रूर करना। उसके बाद दूसरी यूनिट में एशिया के जनसंख्या संसाधन क्षेत्र है। एशिया के जनसंख्या संसाधन क्षेत्र मतलब कि कौन कौन से एशिया के ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या का
जनसंख्या के जो संसाधन केंद्र हैं या फिर जहाँ पर अधिक जनसंख्या है, तो वो हमको देखना है। जो संसाधन क्षेत्र, मतलब कि जो जनसंख्या है उसको भी संसाधन के रूप में देखा जाता है। जैसे कि खनिज को हम संसाधन के रूप में देखते हैं, वैसे ही जनसंख्या भी एक संसाधन के रूप में होती है। अगर जनसंख्या पढ़ी लिखी हो तो वो संसाधन का कार्य करती है। तो इसी क्रम में हम एशिया में जन संसाधन क्षेत्र देखेंगे, मतलब कि कहाँ कहाँ पे, जैसे कि चीन में है, भारत में है, या फिर जापान वगैरह में है, तो उसका हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा अपनी बुक से। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व, हाँ, तो एशिया की जनसंख्या कहाँ कहाँ पर वितरित है, कहाँ कहाँ पर है एशिया की जनसंख्या, और वो घनत्व के आधार पर होगी। जैसे कि कम घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक घनत्व वाले क्षेत्र, इस आधार पर एशिया की जनसंख्या को बांटा गया होगा। तो दूसरी यूनिट मुख्य रूप से जनसंख्या की है। तो अगर आप जनसंख्या संसाधन क्षेत्र या जनसंख्या वितरण घनत्व के बारे में पढ़ लेते हैं तो अन्य छोटे क्वेश्चन भी आप इसमें कर सकते हैं। फिर तीसरी यूनिट में हम बात करते हैं एशिया के मुख्य कृषि प्रदेशों के बारे में। ठीक है, तो इसमें कृषि को हमने डिस्कस करना है। तो अ, एशिया में कौन कौन से मुख्य कृषि प्रदेश हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। एशिया में जो व्यावसायिक कृषि होती है, जैसे कि मुख्य रूप से ये साउथ ईस्ट एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे, श्रीलंका जैसे देशों में व्यावसायिक कृषि होती है। तो उसके उसके बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर आ सकता है। एशिया की प्रमुख फसलों के बारे में आ सकता है। हाँ, क्योंकि एशिया मुख्य रूप से क्या है, एक तरह का महाद्वीप है जिसमें कि कृषि प्रधानता सबसे अधिक देखी जाती है। तो कृषि प्रधान महाद्वीप है। मतलब औद्योगिक रूप में भी काफ़ी बढ़ चढ़ रहा है, जैसे चीन और जापान जैसे बड़े बड़े औद्योगिक देश हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी भी यहाँ पर क्या होती है, कृषि सबसे अधिक होती है। तो इसलिए यहाँ की प्रमुख फसलें भी हमको देखना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद अगली यूनिट में, चौथी यूनिट में, हम एशिया के मुख्य औद्योगिक प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया में कौन कौन से मुख्य औद्योगिक प्रदेश हैं, तो ये भी आप बुक से देख लीजिएगा। उसी के बाद यहाँ के प्रमुख खनिज क्षेत्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। खनिज क्षेत्र में भी कुछ लौह इस्पात वगैरह भी इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट है इसमें एशिया के कोयला क्षेत्र, कोयला क्षेत्र के बारे में भी आप देख लीजिएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए मुख्य औद्योगिक प्रदेश या प्रमुख खनिज क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, एक लंबे क्वेश्चन को आप तैयार कर रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें आपको जरूर मिल जाएंगी, जो कि आप छोटे क्वेश्चन में भी वो पूछी जा सकती हैं। उसके बाद अगली यूनिट, पांचवी यूनिट आपकी है अंतिम यूनिट। इसमें हमें कुछ पर्टिकुलर जगहों की केस स्टडी करनी है। तो चीन, चीन के बारे में, चीन की चाहे जनसंख्या हो, चाहे वहाँ पर मिलने वाली, चाहे वहाँ की जलवायु हो, या फिर वहाँ पे मिलने वाले खनिज हैं, या वहाँ के औद्योगिक प्रदेश हैं, तो सभी थोड़ा थोड़ा इसमें हम पढ़ेंगे। तो चीन का जो परिचय है उसके बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर जापान एक परिचय, वैसे तो बहुत है आपके सिलेबस में, इंडोनेशिया भी है और भी कई देश हैं, लेकिन इसमें पाकिस्तान भी है, लेकिन चीन और जापान अक्सर पूछा जाता है, तो इसकी आप ज़रूर तैयारी कर लीजिएगा। फिर उसी तरह से दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पश्चिमी एशिया, इन सब के बारे में भी आपका 5 यूनिट में है। लेकिन मुख्य रूप से ये आप ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि टाइम कम है, तो इसलिए मैं आपको कुछ सिलेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ। और खैर, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इन्हीं में से कोई प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि एशिया एक ऐसा टॉपिक है कि एग्जामिनर को जो पसंद होगा वो उस पर पूछ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो इन्हीं चीज़ों पे पूछे, लेकिन फिर भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब आए ना आए ये तो आपकी किस्मत है। लेकिन ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आप ज़रूर एग्ज़ाम से पहले पढ़ा तो आपने होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिए, और अगर पढ़ा है तो इसको दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।